हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि सबसे पहले जितने थ्योरी पोर्शन हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कस कर लिया, उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक किसी ने थ्योरी रिवाइज नहीं की है तो फटाफट लिंक पे जाओ और थ्योरी देख के आ जाओ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आज के सेशन की पीडीएफ यानी कि क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्वेश्चन जो है काफ़ी बेसिक होने वाले हैं, बट उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ताकि वैसा क्वेश्चन अगर चेंज होके भी आए तो हम उस क्वेश्चन को एग्जाम में कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर वेरीज विथ टाइम एज गिवन इक्वेशन, जहाँ पे अल्फा बीटा गामा हमारे कांस्टेंट है। तो आपको इनिशियल करंट फाइंड आउट करना है। इनिशियल करंट का मतलब क्या? इनिशियल करंट का मतलब है आपको समय शून्य यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने थ्योरी पोर्शन में किया था, उसी का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन फॉर्म है। ठीक है, तो अपने को पता है कि जो I होता है यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, यानी कि I का जो फॉर्मूला होता है वो dq बाई dt होता है। अब यहाँ पे Q की वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है, तो Q की वैल्यू डाल दीजिए। तो अपने को क्या करना है? सिंपल इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है। कौन सी इक्वेशन सर? जो इक्वेशन आपको सामने दिखाई दे रही है वही इक्वेशन बच्चों। इसका अपने को क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। इसके लिए क्या आना चाहिए सर? इसके लिए हमें t की पावर n का डिफरेंशिएशन आना चाहिए बेटा जी। t की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सिंपल n इंटू टी की पावर n माइनस वन। इसे हमारा काम हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जैसे कि पहली टर्म में से अल्फा बाहर आ जाएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ t का डिफरेंशिएशन करना है। दूसरी टर्म में से 12 बीटा बाहर आ जाएगा, हमें टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। इसी तरीके से 16 गामा बाहर आ जाएगा और हमें टी क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, सबसे पहला t की पावर 1, तो t की पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? फॉर्मूला आपके सामने n इंटू टी की पावर n माइनस वन। एन की जगह 1 पुट करो। 1 इंटू टी की पावर 1 माइनस वन, टी की पावर 0 1 होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस 12 बीटा। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2t की पावर 2 माइनस वन यानी कि 1 2t प्लस 16 गामा 3t की पावर 3 माइनस वन यानी कि 2। तो ये हमारे पास क्या आ गई? करंट और टाइम में रिलेशन आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि समय शून्य पर इनिशियल करंट बताओ। ठीक है ना, इनिशियल करंट मतलब टाइम की वैल्यू 0। आपको क्या करना है? करंट और टाइम में इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अगर t इज इक्वल टू 0 ना देके कोई और टाइम भी बोलता ना, हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 बोला है, पुट कर देते हैं, देखो क्या आंसर आएगा। t इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0। t की वैल्यू 0 डालोगे तो ये पूरी टर्म 0, ये पूरी टर्म भी 0। क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ अल्फा। तो t इज इक्वल टू 0 पे बेटा जी आई की वैल्यू कितनी है? अल्फा एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। इसके अंदर, जिस भी सर्किट के अंदर इस तरह का चार्ज फ्लो कर रहा है उसके अंदर। अब आपको क्वेश्चन चेंज करके कैसे दिया जा सकता है? फॉर्मेशन चेंज कर देंगे, बट सिंपल चीज आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए एंड ये सिंपल सा फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन कहीं नहीं रुकेगा, आपके मार्क्स कहीं नहीं रुकने वाले, पूरे पूरे मार्क्स मिलने वाले। इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक करंट कैरिंग वायर कंसीडर करिए जिसकी शेप कैसी हो? सर्कल हो, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा ऑब्वियसली। बात है, क्रॉस सेक्शन तो होता ही है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं क्या कर दो, आप वायर को भी सर्कल बना दो। ये लो बना देंगे सर्कल, हमारा क्या है, आ जाओ। ये लो, ये सर्कल बना दिया। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, मान लेते हैं कि इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है आई। करंट फ्लो हो रहा है मतलब बेसिकली आपका चार्ज फ्लो हो रहा है। आगे क्या बोल रहा है कि नोट दैट करंट प्रोग्रेसेस अलोंग द वायर, करंट वायर के अलोंग है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी जे
भी चेंज होती है जिस तरीके से करंट, पता ही है जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में आपकी करंट डेंसिटी। पूछ रहा है कि ये जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है इस चीज के लिए कौन जो है रिस्पॉन्सिबल है। ऑब्वियस सी बात है, करंट को फ्लो कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। करंट का फ्लो मतलब चार्ज का फ्लो, चार्ज को फ्लो कौन कराता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक बैटरी लगाते हो तो वहां पे कंडक्टर के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज को फ्लो कराता है। चार्ज को फ्लो कराता है, जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करेगा उस डायरेक्शन में करंट, और उसी डायरेक्शन में आपकी करंट डेंसिटी आने वाली है। ठीक है, तो बेसिकली आंसर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। बट अगर आपको इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखना है तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे? मैंने आपको वेक्टर फॉर्म पढ़ाई थी किसकी, ओम्स लॉ की, ठीक है ना, डेराइव कराई थी, फिर से डेराइव कर देता हूं। क्या पढ़ा था, v इज इक्वल टू आई आर होता है, यहाँ पे r का फॉर्मूला डाल दो रो की टर्म में, रो l ओवर a, l को v के नीचे भेज दो, v बाई एल। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा v बाई एल क्या बन गया था, e बन गया था। सर i बाई ए क्या होता है, करंट डेंसिटी j होता है। फिर रो को उधर पास कर दो, रो को उधर पास करोगे तो j बनेगा 1 बाई रो e, और 1 बाई रो क्या होता है, सिग्मा कंडक्टिविटी, सिग्मा ई। और वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये ध्यान से देखो, जो जे है साफ साफ ई पे डिपेंड कर रहा है। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होने वाली है वो डायरेक्शन जे की होने वाली है। और सिग्मा तो किसी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट है, सिग्मा क्या करेगा बेचारा। तो साफ साफ पता पड़ रहा है कि जो ये जे की डायरेक्शन चेंज हो रही है वो किस वजह से हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रही है। ऑप्शन ढूंढते हैं, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय चार्ज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आपका हो जाएगा। और भी इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसे याद रखें। सिंपल v इज इक्वल टू आई आर तो सभी याद रख लेते हैं, बट ये भी ओम्स लॉ की इक्वेशन है, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है ना, J इज इक्वल टू सिग्मा ई या E इज इक्वल टू रो जे, इज इक्वल टू रो जे। कोई भी एक आप याद रख सकते हो, एक से दूसरी बनाई जा सकती है। ये याद है v इज इक्वल टू आई आर, तो इसी से तो बनाया है हम लोगों ने इसको, बट ये ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म कही जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द करंट इन द कंडक्टर। कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो करंट डिटरमाइन करती है। तो साफ साफ आपको फॉर्मूला पता है, I इज इक्वल टू NaEVd होता है फॉर अ कंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हाँ जी डिपेंड कर रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे तो डिपेंड करने वाला है। तो ऑप्शन डी तो आप सीधा ऑप्शन डी और ऑप्शन बी हटा सकते हो सीधा, कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का थर्मल वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे जो ये n है, यहाँ पे जो ये n है इसका कुछ लेना देना है। ठीक है, बट इसका लेना देना किससे होता है, इसका लेना देना टेम्परेचर से होता है। और ये जो थर्मल वेलोसिटी है ये खुद टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाती है। थर्मल वेलोसिटी बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, साथ ही साथ कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है डायरेक्टली। ऐसा नहीं है कि थर्मल वेलोसिटी बढ़ी है तो टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ा है तो थर्मल वेलोसिटी बढ़ी है। तो मेन कोज क्या है, टेम्परेचर। तो थर्मल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है करंट। तो इस क्वेश्चन में जो करंट है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, करंट जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। बट साथ ही साथ आप ये फॉर्मूला याद रखें, इस तरीके का और भी क्वेश्चन यहाँ पे बना के आपको दिया जा सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे n पता है सभी को, क्या है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अ मेटल रोड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 सेंटीमीटर इंटू 1/2 सेंटीमीटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी अक्रॉस ऑपोजिट फेस। ऑब्वियस ही बात है, रेक्टेंगुलर है तो ये क्यूबॉइड टाइप का होगा, तो ऑपोजिट फेस कितनी होगी, टोटल 6 फेस होती है। ऑपोजिट फेस का पेयर बनाओगे तो टोटल 3 पॉसिबिलिटीज बनेगी जहां पे आप बैटरी को कनेक्ट कर सकते हो। कैसे सर, समझ में नहीं आ रहा, मैं डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं आपको। देखिए इस तरीके का हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस के लिए।
इस तरीके का हमारा कंडक्टर है, ठीक है। इसकी लेंथ आपको कितनी दे रखी है? यह लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ये साइड मान लेते हैं 1 और ये हाइट मान लेते हैं 1/2। कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? देखो मैं फेसेस के नाम देता हूँ, नंबर 1, नंबर 2, 1 और 2 के अक्रॉस हम बैटरी लगा सकते हैं, ठीक है। एक ऊपर वाली नंबर 3 और एक नीचे वाली नंबर 4, एक सामने वाली और पीछे वाली, मैं यहाँ बना रहा हूँ, सामने वाली नंबर 5 और पीछे वाली नंबर 6, ठीक है। तो एक तो मैं नंबर 1 और नंबर 2 पे बैटरी को जोड़ दूँ, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस है वो किस तरीके से वेरी करेगा? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब मैक्सिमम होगा। अगर आप ऑप्शन को पढ़ो तो पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस कब मैक्सिमम होगा, मिनिमम भी पूछा जा सकता है। मैं आपको दोनों सोल्व करके बता देता हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। तो देखो, जब केस 1 के अंदर मैं लेता हूँ केस 1, जिसके अंदर अपन जो बैटरी है वो फर्स्ट और सेकंड के अक्रॉस जोड़ेंगे। जब बैटरी को फर्स्ट और सेकंड के अक्रॉस जोड़ेंगे ना बेटा जी, तो इलेक्ट्रॉन को जो लेंथ पार करनी है, जो लेंथ क्रॉस करनी है, वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस केस में लेंथ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, और जो एरिया है वो कितना हो जाएगा? 1 × 1/2। ये एरिया पार करना ना, इधर वाला 1 वाली फेस वाला, तो एरिया हो जाएगा 1 × 1/2 यानी कि 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए आप रेजिस्टेंस लिखोगे केस 1 के लिए R1 तो कितना आएगा? रो इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1/2, तो रेजिस्टेंस आपका आने वाला है 20 रो, ठीक है। बेसिक सी बात हो गई। केस 2, हम क्या करते हैं, जो बैटरी है उसे नंबर 3 और नंबर 4 के क्रॉस जोड़ते हैं। नंबर 3 और नंबर 4 के क्रॉस जोड़ोगे आप बैटरी को, तो सोचो कि इलेक्ट्रॉन को कौन सी लेंथ जो है क्रॉस करनी पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन को जो ये जो हाइट है ना, ये क्रॉस करनी पड़ेगी। तो इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो 1/2 बन जाएगी, ठीक है। इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो 1/2 बन जाएगी, लेंथ 1/2 सेंटीमीटर। एरिया कितना बन जाएगा? एरिया ये जो नंबर 3 फेस है इसका जो एरिया, वो एरिया बन जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिस एरिया को वो क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, जिस एरिया को वो क्रॉस कर रहे हैं। तो ये एरिया 10 × 1 यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके लिए अगर आप कैलकुलेट करोगे, R2 तो आने वाला है रो इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि रो/20। इसी तरीके से केस 3 ले लेते हैं। केस 3 में क्या करेंगे हम? नंबर 5 और नंबर 6 यानी कि सामने वाली फेस और पीछे वाली फेस में कनेक्ट करेंगे। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन को जो लेंथ क्रॉस करनी है वो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, और जो एरिया उसे क्रॉस करने वाला है वो 5 नंबर फेस वाला एरिया। तो कितना? 10 × 1/2, 5, एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस केस में रेजिस्टेंस निकालो, रो इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा? रो/5। भाई साहब आप देख सकते हैं किस केस में मैक्सिमम है और किस केस में मिनिमम है। हमें मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम आप इन तीनों इक्वेशन को कंपेयर करके देख सकते हो। मैक्सिमम जो है पहले केस में, जब हम लोगों ने 1 और 2 के अक्रॉस, यानी कि जो ये फेस है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर और 1/2 सेंटीमीटर है, इसके अक्रॉस जोड़ेंगे तो हमें रेजिस्टेंस मैक्सिमम मिलेगा। मिनिमम पूछता तो ये केस 2 जो है ये मिनिमम का आंसर हो जाता, ठीक है, इसमें रो/20 आंसर आ रहा है, जो कि मिनिमम रेजिस्टेंस है इन तीनों केस के अंदर। तो अभी अगर हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है, तो इनको नंबर 1 और नंबर 2 पे जोड़ना पड़ेगा, जिनका साइज है आपका 1 × 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग IV कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ओमिक कंडक्टर। तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सीधा याद है, V = IR, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। सिंपल सा, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था थ्योरी वाले पोर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है आपको बताया था मैंने, क्या सेम रहता है बेटा जी? सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या पहचान होती है? सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान होती है, जितने भी जो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में होते हैं उन सब में से क्या सेम होता है? करंट सेम होता है। तो करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सच में आ सकते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, इनको
ढंग से करना पड़ेगा। अरे क्या बोल रहा है, कंबाइन 3 रजिस्टर 5 ओम 4.5 ओम 3 ओम इन सच ए वे दैट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज मैक्सिमम। ये अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम की जगह मिनिमम भी आ सकता है। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या चाहिए मेरे को, मैक्सिमम चाहिए, तो उन्हें आप हमेशा सीरीज में जोड़ोगे, और मिनिमम चाहिए तो उन्हें आप पैरेलल में जोड़ोगे। इस चीज़ को याद रखना। अभी मैक्सिमम चाहिए तो मैंने सीरीज में जोड़ रहा हूँ तीन रेजिस्टेंस को। तीन रेजिस्टेंस के जिनकी वैल्यू है, एक की 5 ओम, दूसरे की 4.5 ओम, तीसरे की 3 ओम। इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, आर इक्विवेलेंट, वो इन तीनों का सम आएगा, यानी कि 5 + 4.5 + 3 12.5 ओम। ऑप्शन नंबर ए साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर मिनिमम पूछता तो इनको पैरेलल में जो है हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तीन रेजिस्टेंस को जोड़ने के कई तरीके हैं, टोटल 4 तरीके हैं। ठीक है ना, टोटल 4 तरीके हैं, बट मैक्सिमम चाहिए तो सीरीज में, मिनिमम चाहिए तो पैरेलल में। कितने भी रेजिस्टेंस हो, ये तरीका आपका काम आने वाला है, इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आईवी ग्राफ रिप्रेजेंट ओमिक कंडक्टर फेसेस। सेम क्वेश्चन आ गया, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ऑप्शन ए को टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पूछ रहा है कि ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है ना, 8 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, IV कैरेक्टरिस्टिक्स शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट। ये जो IV ग्राफ है ये किसका है? देखो बेटा जी, ओमिक कंडक्टर का तो है नहीं, ओमिक डिवाइस का तो है नहीं, ये नॉन ओमिक डिवाइस का है। कौन सी नॉन ओमिक डिवाइस का है वो भी हम बता सकते हैं, क्योंकि अच्छे से हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है ना, नॉन ओमिक डिवाइस एनसीईआरटी के अंदर भी साफ साफ मेंशन है। एनसीईआरटी आपको एक बार, कम से कम एक बार रीड करनी चाहिए। काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्ट हो जाएंगे एनसीईआरटी रीड करने से। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर है ये, सीधा आप बता सकते हो। और उस नॉन ओमिक कंडक्टर का नाम पूछे तो वो भी बता सकते हो, ये कौन है, डायोड भाई साहब है। कौन है? डायोड भाई साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये जिसने एनसीईआरटी पढ़ रखी है वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर वीआई ग्राफ फॉर अ गुड कंडक्टर। देखो बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, बच्चे हमेशा स्ट्रेट लाइन याद रखते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज होते रहते हैं। वो बेटा दी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है किसके लिए, ओमिक कंडक्टर के लिए। यहाँ पे ओमिक कंडक्टर नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे गुड कंडक्टर पूछ रहा है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी में जाओगे तो साफ साफ वहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है, और किसी ने पढ़ रखा है, किसी को याद है तो एक झटके में वो टिक लगाएगा। जिसको याद नहीं है उसी ऑप्शन टिक मार के आएगा, जो कि गलत होगा। देखो बेटा जी, कंडक्टर में क्या होता है, जैसे जैसे कि करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो हीट जो है उसके अंदर डेवलप होती रहती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करता रहता है। रेजिस्टेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, बोलो? या जो भी कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करने की वजह, सॉरी, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा मतलब जो ग्राफ है वो कहाँ को जाएगा, वीआई ग्राफ की स्लोप मैंने आपको बताई थी। वीआई ग्राफ की स्लोप अपने को क्या देती है, रेजिस्टेंस देती है। तो जैसे जैसे आई बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी, तो स्लोप क्या होगी, इंक्रीज होगी। स्लोप इंक्रीज होगी यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो ये स्लोप फॉर अ गुड कंडक्टर, जो वीआई ग्राफ की स्लोप है, धीरे धीरे इंक्रीज करती रहती है, यानी कि थोड़ा ग्राफ स्ट्रेट लाइन से डेविएट हो जाता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ग्राफ होता है गुड कंडक्टर का वीआई के लिए, याद रखना इसको। ठीक है, टिक मत ये सी ऑप्शन टिक मत करके आ जाना, स्ट्रेट लाइन वाला। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ओमिक डिवाइस पूछी है, ओमिक कंडक्टर लिखा हुआ है कि गुड कंडक्टर लिखा हुआ है, लिखा हुआ क्या है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से पढ़ना, उसके बाद जो है आंसर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट रेजिस्टेंस आर पॉसिबल विथ टू इक्वल रजिस्टर। दो इक्वल रजिस्टर से कितने रेजिस्टेंस पॉसिबल है? भाई साहब, दो रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस को आप कैसे लगा लोगे, एक बार सीरीज में लगा दो और एक बार पैरेलल में लगा दो। हाँ, लोग इक्वल दिया है तो R1 R2 की वैल्यू क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। ना हो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दो दो के अलावा कोई तीसरा कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो बिना दिमाग लगाए भी इसको किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर
ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लेकिन मज़ा तो तब आएगा ना जब 3 वाला क्वेश्चन आएगा। 2 वाला तो सब कर लेंगे, आ जाओ 3 वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 3 इक्वल रेजिस्टेंस दिए गए हैं आपको, तो बोल रहा है कि कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। तो 3, 2 तो सभी के दिमाग में आ जाते हैं, कौन से? तीनों को क्या कर दो, सीरीज में जोड़ दो, ये लो जोड़ दिए, आर आर आर। दूसरा, तीनों को पैरेलल में जोड़ दो, ये लो जोड़ दिया, ठीक है। और क्या हो सकते हैं सोचो, 2 को पैरेलल में जोड़ दूं, 1 को सीरीज में जोड़ दूं, 2 को सीरीज में जोड़ दूं, तीसरे को उसके पैरेलल में जोड़ दूं। ये 2 केस और पॉसिबल है। कैसे सर, बना के बताइए। बना के बताते हैं, चिंता मत करिए आप। आपकी चिंता समाप्त करने के लिए हम यहाँ आए हैं, है ना। ये आर आर और ये आर, ठीक है। एक और बना देते हैं, घबराइए मत। ये लीजिए, ये भी पॉसिबल है, 2 सीरीज में और तीसरा पैरेलल में। जी सर, बन गए। इसके अलावा कोई पॉसिबल है, कोई दिमाग में आ रहा है? आ रहा है तो बना के देख लीजिए और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के देखना, इन्हीं में से कोई मिलेगा। मे भी आप अलग तरीके से उनको जोड़ दो, बट यही आएगा। देखिए आंसर भी निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले का आंसर 3R, इसका R/3, इसका क्या आएगा, ये दोनों कैलकुलेट करोगे तो R/2 और ये 3/2R आएगा इसका। इसमें ये दोनों 2R बनाएंगे, फिर आप ये कर सकते हो 2R × R डिवाइडेड बाय 2R + R। पैरेलल में सीधा फॉर्मूला सिखाया था, भूल मत जाना, है ना। 2R/3 आएगा। ये 4 पॉसिबल केस है, ठीक है ना। आर ये कुछ वैल्यू दे दे, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी है, तो बताओ मेरे को इतना रेजिस्टेंस चाहिए, तो उन्हें मैं किस तरीके से अरेंज करूं। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर मेरे को 10 ओम का रेजिस्टेंस दे दिया, ठीक है, या 15 ओम का दे दिया मान लो, ठीक है, 15 ओम का रेजिस्टेंस दे दिया और पूछ लिया कि मेरे को 15 ओम के 3 रेजिस्टेंस है, इससे टोटल मेरे को 10 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है, ठीक है। 10 ओम का चाहिए बट 15 ओम का, ये ऐसी सिचुएशन आपको बना के दी जा सकती है। तब क्या करोगे, तब आपको आना चाहिए कि हम उन 15 ओम के रेजिस्टेंस को इस तरीके से चेंज कर देंगे, इस तरीके से अरेंज कर देंगे। इस तरीके से अरेंज करने के बाद हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, इसका कितना मिलेगा, 2 × 15/3, बन गया 10। हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो अपना दिमाग खुला रखना क्वेश्चन वाले टाइम। आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। वीडियो को छोटा रखते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जल्दी ही। तब तक आप पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।